Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का अध्याय 10। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दो कि जो 2026 के अंदर जो नई पुस्तकें आई हैं राजस्थान अध्ययन की 6ठी 7वीं और 8वीं, तो उसके संबंध में हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे हैं और उसका अध्याय 10 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 9 अध्याय पढ़ चुके हैं। 10वां अध्याय है लोक संस्कृति एवं कला, तो आज इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लोक संस्कृति एवं कला हमारे राजस्थान के संबंध में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करें इस अध्याय की, तो काव्या नाम की लड़की है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति एवं कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है। मतलब जो दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं जहाँ पे बांसवाड़ा है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, वहाँ पर आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, जिनमें हम बात करें तो भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख जनजातियां हैं वहाँ पे निवास करती हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन-सहन, खान-पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। ठीक है, राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थान में राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। एक तो पूर्वी राजस्थानी भाषा, एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा। मतलब पहले जो विभाजन किया गया था राजस्थानी भाषा का, तो दो प्रकार से किया गया था, एक तो पूर्व की राजस्थानी भाषा और एक पश्चिम की राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां थी, जिनमें ढूंढाड़ी जो कि जयपुर के आसपास में बोली जाती है, हाड़ौती जो कि कोटा संभाग में बोली जाती है, मेवाती मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में, अहिरवाटी कोटपुतली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी जो जोधपुर के आसपास बोली जाती है, मेवाड़ी उदयपुर में बोली जाती है, वागड़ी वागड़ी जो है वो मतलब जहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है, और शेखावाटी जो हमारा जो शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू और सीकर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे की खीच, कहीं मक्का की रोटी तो कहीं कैर सांगरी। ठीक है, दाल बाटी, घेवर, चूरमा, बाजरे की खीच, कैर सांगरी, मक्के की रोटी। ठीक है, वेशभूषा की बात करें तो राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता है और कुर्ता पजामा है। स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। पश्चिमी वेशभूषा का मतलब है जो पश्चिमी देश है ना, जिनमें हम बात करें इंग्लैंड है, अमेरिका है, ठीक है, इन देशों की जो वेशभूषाएं हैं जैसे पैंट, टी शर्ट, जींस, ठीक है, तो वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो राजस्थानी बहुरंगी वेशभूषा है उस प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान में ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सतोलिया, लुका छिपी जिसे आंग मिचोली भी कहते हैं, और गोटा दंडी, मारदंडी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। ठीक है, और चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरभर, नर नारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतलियां आदि खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंकी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि हैं। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे जैसे गिल्ली डंडा, सितोलिया हो गया, ठीक है? और जन समुदाय के मनोरंजन के लिए जैसे कानबेलिया जो जाति है, सपेरे वाले हैं, ठीक है? जादूगर दिखाते हैं, पतंगबाज़ी करते हैं और लोक नाटक शैली जो हम पढ़ते हैं हमारी संस्कृति के अंदर, राजस्थान की संस्कृति में, जैसे ख़्याल है, हेला ख़्याल है, गौरी नृत्य है, तमाशा है, ठीक है? तुर्रा कलंकी है, रासधारी है, रामलीला, दंगल है, स्वांग है, नौटंकी है, ये हमारी नौ नाट्य शैलियाँ हैं, ठीक है? बात करें सांस्कृतिक विविधता की, तो राजस्थान में सभी पर्व एवं त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ईद है, महावीर जयंती है, गुरु नानक जयंती है, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर तीज, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले को गौरी गैर रमत नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। गणगौर की बात करें, ठीक है, तो रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण का और गौर शब्द शिव एवं पार्वती के सूचक हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें तो गणगौर, तो गणगौर में जो दो शब्द हैं, गण और गौर, तो गण का अर्थ तो है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। तो जो गणगौर है ना, वो किसका प्रतीक है? शिव और पार्वती का प्रतीक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है। अब चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, मतलब जो चैत्र महीना आता है ना, पहला महीना, पहला जो मतलब हिंदू महीने के अनुसार आता है, ठीक है? तो उसके अंदर जो शुक्ल तृतीया है ना, उससे यह स्टार्ट होता है, ठीक है? उसके बाद बात करें राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। हम बात करें जैसे गणगौर की सवारी निकलती है ना, तो वो जोधपुर की मतलब जयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर की सवारी। तो मुख्य रूप से जयपुर की गणगौर है, उनकी सवारी प्रसिद्ध है। उसके बाद में दूसरे त्योहार की बात करें तो तीज की, तो श्रावण महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती हैं, तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। तीज और कजली तीज, सातुड़ी तीज अलग-अलग हैं, ठीक है? अगर तीज की बात करें, जो तीज का त्योहार है, वो तो श्रावण महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है, उसको मनाया जाता है। और वहीं पे हम बात करें कजली तीज, जिसको अलग नाम बोलते हैं सातुड़ी तीज, ठीक है? वो मनाया जाए भादो मतलब भाद्रपद, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तीज को, ठीक है? उसके बाद हम बात करें शीतलाष्टमी की, तो जिसे हम बाशोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है? जैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हम बाशोड़ा के रूप में मनाते हैं, ठीक है? होली के 8वें दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, चैत्र जो कि पहला महीना आता है, चैत्र शुक्ल की अष्टमी को मनाते हैं, ठीक है? शुक्ल नहीं, कृष्ण, सॉरी, कृष्ण अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बाशोड़ा भोजन एक दिन पहले, मतलब हम एक दिन पहले बनाते हैं, फिर उसका भोग लगाते हैं शीतला माता को और फिर उसके बाद में उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं। बाछोड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है? और हम बात करें तो शीतला माता जो है वो चाकसू जो कि जयपुर में है, वहां पे मेला भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है? उसके बाद में अक्षय तृतीया की बात करें, इस दिन को अखातीज मतलब अक्षय तृतीया को क्या कहते हैं? अखातीज कहते हैं, ठीक है? और इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं एवं बाजरे की खींच भी बनाई जाती है। हम बात करें अक्षय तृतीया जो आई जाती है वो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ठीक है? चित्र के बाद में जो वैशाख महीना आता है उसी में आती है। उसके बाद हम बात करें पुष्कर मेले की। पुष्कर मेला अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश में पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायकाल यहाँ दीपदान होता है। पुष्कर मेला जो लगता है वो कार्तिक माह की जो पूर्णिमा आती है ना, उसको लगता है। और पुष्कर में एक पुष्कर झील है, ठीक है? मीठे पानी की झील है वो। और वहीं पे एक क्या है कि जो ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, ठीक है? तो ये पुष्कर में है, ठीक है?
उसके बाद में कैला देवी का मेला की बात करें तो सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चित्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। बात करें जो मेला है मुख्य रूप से विशाल मेला तो लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला, लेकिन जो मेला चलता है ना वो चलता है चैत्र कृष्ण द्वादश मतलब 12 से लेकर के चैत्र शुक्ल 12 तक, ठीक है। बल्कि मुख्य रूप से चैत्र कृष्ण जो शुक्ल अष्टमी है उसको मेला लगता है, और कैला देवी का जो मेला वो बढ़ता है ना उसको लक्ष्मी मेला के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तो यहाँ पे इस मेले के अंदर एक नृत्य भी किया जाता है जिसका नाम है लंगूरिया नृत्य, ठीक है। ये भी प्रसिद्ध है, कैला देवी मेला का प्रसिद्ध। उसके बाद बात करें महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा स्थित है, ठीक है। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर वैशाख कृष्ण तृतीया तक लगता है, मतलब चैत्र शुक्ल एकादशी मतलब 11 से लेकर वैशाख माह के कृष्ण द्वितीया तक दूज तक लगता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कोटा का दशहरा मेला। कोटा में महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1729 से 1756 रहा, ठीक है, में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों दरीखाना और पूजा अर्चना में प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 में ईस्वी से 1940 ईस्वी में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षण बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। तो कोटा का दशहरा मेला कोटा में लगता है, लेकिन इसके प्रमाण मतलब कोटा में लगता है था, इसके क्या प्रमाण मिलते हैं? तो दुर्जन साल जो जहाँ के शासक थे उनके समय में, और एक शासक थे उमेद सिंह द्वितीय, उनके शासनकाल में इस मेले का आयोजन किया जाता था, ठीक है। इस कारण कोटा में ही दशहरा मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद करें हरियाली अमावस्या मेला। तो उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित होता है। हिंदू सभ्यता के लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। हरियाली अमावस्या कब आती है? श्रावण माह की जो अमावस्या आती है ना उस दिन आती है, ठीक है, हरियाली अमावस्या। उसके बाद में हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजब माह की पहली से लेकर 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। रजब माह में फर्स्ट से लेकर 6 तारीख तक, ठीक है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें बेणेश्वर मेला। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही जाखम सोम नदियों के संगम स्थल पर मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिव दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं, मतलब जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके बारे में जो अस्थियां बचती हैं उनको मतलब यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके द्वारा, क्योंकि यह आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है बेणेश्वर मेला, ठीक है। ठीक है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियां जो है वो आदिवासी जो क्षेत्र है वो है, और वहीं पे आदिवासी जो संख्या है वो भी अधिक है। उसके कारण यहाँ पे बेणेश्वर जो मेला लगता है वो आदिवासियों का कुंभ है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है, जो कि माघ पूर्णिमा को लगता है और डूंगरपुर जिले में लगता है, जहाँ पे माही, सोम और जाखम 3 नदियों का संगम है, वहीं पे नवाटापुरा में लगता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें करणी माता का मेला। तो बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिस अधिष्ठात्री देवी मतलब आराध्य देवी थी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। तो करणी माता का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में। और यहाँ पे जो सफेद और काले सफेद चूहे चूहे होते हैं ना, सफेद चूहे, उनको काबा बोला जाता है, ठीक है। और करणी माता थी वो जो बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे उनकी आराध्य देवी थी। खाटू श्याम जी का मेला जो प्रसिद्ध मेला है, जो सीकर के खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फागुन से शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फागुन की 11 का जो मतलब फागुन की 11 में जो मेला लगता है ना, महत्वपूर्ण जो दिन होता है वो फागुन की 11 का दिन होता है, ठीक है। उस दिन खाटू श्याम जी का विशाल मेला बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बाबा रामदेव का मेला की बात करें तो जैसलमेर के पोखरण कस्बे में रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की
10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष की 11 तक बढ़ता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं जिनमें सभी वर्ग और धर्मों के लोगों की आस्था है। बाबा रामदेव का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि वहां पे सभी वर्ग और सभी धर्म के लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं, ठीक है, और रामदेव जी को मानते हैं, इसीलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी मानते हैं रामदेव जी के मेले को। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले में सागवाड़ तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है। मतलब फखरुद्दीन जो है वो एक फखरुद्दीन की दरगाह है जो इस्लामिक का धर्म का केंद्र है, ठीक है। और फखरुद्दीन मौला की मजार है जिसे मजार फकरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। गलियाकोट का उर्स है, गलियाकोट में फखरुद्दीन जो है उनका मतलब वहाँ पे मजार है, और जो है दाऊदी बोरा जो समाज है उसकी आस्था का केंद्र है। तो बोरा दाऊदी बोरा समाज का संबंध सागवाड़ तहसील गलियाकोट डूंगरपुर से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखना। अन्य मेलों की बात करें तो इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता का मेला, जीण माता जो मंदिर है वो सीकर के अंदर है। अलवर का बरतरी मेला, ठीक है, अलवर में बरतरी। टोंक का डिगी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला, हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गाँव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है, हर जिले हर गाँव में भी। उसके बाद हम बात करें प्रमुख लोक देवता एवं संत की। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता एवं संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के परिणत थे। बात करें गोगा जी की, तो राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है, तो ये 5 नाम है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि गोपा मेरा है, गो से गोगा जी, पा से पापू जी, मे से मेहा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। तो ये 5 हैं जो पंचपीर कहलाते हैं हमारे राजस्थान के अंदर। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। गोगा जी का जो मेला लगता है वो हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, और भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है, क्योंकि गोगा नवमी जो आती है वो भाद्र कृष्ण नवमी को आती है। उसके बाद हम तेजा जी के बारे में बात करें तो तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। बात करें तेजा जी जो पशु मेला है, ठीक है, तेजा जी जो पशु मेला है वो पर्वतसर में लगता है, ठीक है, और जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ठीक है, इस तिथि को लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर के अंदर तेजा जी पशु मेला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद हम बात करें बापू जी की, तो बापू जी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बापू मंड उनका मुख्य स्थान है, उनके स्थान का नाम है बापू मंड। खड़ चित्रण में बापू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। बापू जी है उनको बोलते हैं ऊंटों के देवता, ठीक है। उसके बाद हम रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष माने जाते हैं। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है, जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर शुक्ल एकादशी तक आयोजित किया जाता है। इनके अतिरिक्त अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण जी, हड़बू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख देव देवता माने जाते हैं। ये अन्य और लोक देवता हैं जो राजस्थान में इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद हम बात करें मीराबाई की। मीराबाई का जन्म मेड़त या राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेड़ता के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। सरल एवं सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है, जो उनके पदों में भी झलकती है। उसके बाद हम बात करें दादू दयाल जी के बारे में। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, रूढ़िवादिता आदि कुरीतियों का विरोध किया। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। इन्होंने निर्गुण भक्ति की थी। दादू दयाल जी के बारे में बात करें तो 1585 में तो
फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की, ठीक है। और 1603 में नारायणा जो गांव है वहां पर इन्होंने देह त्याग दिया, मतलब इनका देहांत हो गया, ठीक है। और ये इनका जो संबंध है वो कहाँ किनसे किसे निर्गुण भक्ति से इनका संबंध है, ठीक है। जम्बो जी की बात करें तो जम्बो जी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बिश्नोई संप्रदाय, इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की बात पर कृष्ण अष्टमी 1451। विक्रम संवत तो 1508 है और ईस्वी की बात करें तो 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पिपासर नागौर नामक पिपासर नागौर में, ठीक है। जाम्बू जी के उपदेशों के चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा एवं जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। जिसके बारे में अगर हम जानते हैं तो खिजड़ली जो आंदोलन हुआ था वो बिश्नोई संप्रदाय की जो महिलाएं थी, लोग थे, ठीक है, उन्होंने उसका परिचालन या संचालन किया था, क्योंकि वो पर्यावरण के प्रति रक्षा और जीवों की हत्या के विरोध में प्रयासरत थे। जसनाथ जी की बात करें तो संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की एवं चमत्कारी योगी हो गए। सरदानाथ जी, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता, चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग एवं तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया बाद में जाकर के, ठीक है। सरदारनाथ जी का संबंध सीकर से, सीकर में भी लक्ष्मणगढ़ से, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं हस्तकलाओं के बारे में। हस्तकलाओं की बात करें तो काष्ठ कला, मतलब काष्ठ मतलब लकड़ी, कला मतलब आकृति, कलाकृति करना। लकड़ी के पूर्व जो कलाकृति होती है उसे काष्ठ कला कहते हैं। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेबाण बनाए जाते हैं, कावड़ बनाई जाती है, रंगाई छपाई के जो ठप्पे हैं वो तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए जयपुर उदयपुर उदयपुर प्रसिद्ध है। खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? उदयपुर। जेठाना जो कि डूंगरपुर में है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए, और शेखावाटी एवं बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। अगर लकड़ी के बारे में बात करें तो लकड़ी की जो कला है उसका प्रधान केंद्र तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। और लकड़ी से जो निर्मित खिलौने और कठपुतली, लकड़ी से खिलौने और कठपुतली जो बनाई जाती है उसके लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। और जो डूंगरपुर जेठाना स्थान है वहां पे लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और लकड़ी के जो फर्नीचर है वो मुख्य रूप से शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र में बनाए जाते हैं। मूर्तिकला की बात करें तो राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। संगमरमर पाया जाता है जिसके लिए प्रसिद्ध है। जो मकराना जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे सफेद संगमरमर मिलता है, ठीक है। और अन्य रंग के संगमरमर भी हमारे राजस्थान में उत्खनन किया जाता है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ पर मूर्ति एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम भी किया जाता है, जो मूर्तिकला का एक कार्य है। टेराकोटा, टेराकोटा की बात करें तो मिट्टी से मूर्तियों तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। मतलब मिट्टी से जो बनी वस्तुएं होती हैं उनको तैयार करना और फिर उनको पकाना, तो वो टेराकोटा कहलाता है। अब टेराकोटा के अंदर हम बात करते हैं मिट्टी की कोई भी वस्तु होती है, जैसे हम पानी पीने के लिए मटके का जो प्रयोग करते हैं, तो वो भी क्या होता है, मिट्टी से बना होता है और फिर उसको पकाया जाता है, तो वो एक प्रकार से टेराकोटा है। उसी प्रकार से हम चाय के, जैसे हम किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे चाय के कुल्हड़ मिलते हैं, जहाँ पे चाय पीने के लिए कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ जो लिए जाते हैं, वो भी एक टेराकोटा का ही प्रकार है। इसी प्रकार मिट्टी से बनाई गई जो भी वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग हम करते हैं, ठीक है, तो वो टेराकोटा कहलाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला नामक गांव इस काम हेतु प्रसिद्ध है। मतलब नाथद्वारा राजसमंद के अंदर एक गांव है मोलेला राजसमंद, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अलवर एवं बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। ब्लू पोर्ट्री की बात करें, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोर्ट्री के नाम से जाना जाता है। मतलब चीनी मिट्टी, जो मतलब मिट्टी आती है एक, है ना, उसको मतलब चीनी मिट्टी बोलते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो हम जैसे चाय पीने के लिए कोप हो, है ना, कप हो, कोप हो, जो काम लेते हैं चाय पीने के लिए, वो चिकनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, ठीक है। उन पे शाइनिंग होती है, वो चमकते हैं, ठीक है, शाइनिंग पाई जाती है उनके ऊपर, तो वो होती है चीनी मिट्टी, ठीक है। वो सफेद बर्तनों पर क्या होता है कि नीले रंग से अंकन उन पर किया जाता है, मतलब नीले, तो ब्लू पोर्ट्री मतलब उनको रंगना, ठीक है। तो ब्लू रंग से रंगने के बाद में उसे ब्लू पोर्ट्री कहते हैं। चीनी मिट्टी के ऊपर ब्लू रंग का अंकन करने के बाद में उसे ब्लू पोर्ट्री कहा जाता है। उसके बाद में बात करें, अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध हैं। इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन एवं खिलौने एवं सजावटी सामान जैसे फूलदाना आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फूलदान आते हैं, कप, जो प्लेट आते हैं, उनके ऊपर शाइनिंग आती है, ठीक है, तो वो चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं। लाख के काम की बात करें तो लाख लाख की चूड़ियां आती हैं, चूड़े आते हैं, ठीक है। तो लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है।
उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर जोधपुर इसके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब लाख के जो आभूषण बनाए जाते हैं उसके लिए जोधपुर प्रसिद्ध है मुख्य रूप से, और जयपुर में भी बनाए जाते हैं। आभूषण के बारे में बात करें तो जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर जोधपुर बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का जो काम है वो जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। आभूषणों में बात करें तो उसमें एक तो नाम आता है थेवा कला का। थेवा कला वो होती है कि एक कांच होता है और उस कांच के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है, ठीक है। उसके लिए तो हमारा प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ में क्या है कि पीतल और चांदी के जो आभूषण है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, वहां पे जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं। कपड़े पर छपाई की बात करें तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की छपाई का काम होता है, जैसे बगरू है जयपुर के अंदर, सांगानेर जयपुर, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी तरह भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुलाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों मतलब ब्लॉक होते हैं लकड़ी के, ठप्पे जिन्हें बोलते हैं, उनसे उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक मतलब अप्राकृतिक रंगों का भी उपयोग होता है। छपाई मुख्य रूप से जब से ठप्पे आते हैं, ठप्पों के माध्यम से उस पर छपाई की जाती है। बगरू प्रसिद्ध है, सांगानेर की छपाई बगरू, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कशीदाकारी और गोटाकारी। राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी भी की जाती है। कशीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों पर तरह तरह के काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान में विशेषता से किया जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज, आदि आकर्षण एवं मनमोहक है। इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? रंगीला राजस्थान कहा जाता है। अब बात करें कुछ शब्दावली की तो अचल का जो अर्थ होता है वो क्षेत्र होता है। मतलब कोई क्षेत्र होता है अचल, उसे कह देते हैं। जैसे शेखावाटी क्षेत्र तो शेखावाटी अचल के अंदर, बागड़ क्षेत्र तो बागड़ अचल के अंदर, मारवाड़ क्षेत्र मारवाड़ अचल के अचल, ठीक है। तो इसलिए उसको क्षेत्र कहा जाता है। लोक देवता के बारे में बात करें तो क्षेत्र या विशेष में पूजे जाने वाले जो देवता होते हैं उनको कहते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र में कोई देवता पूजे जाते हैं, ठीक है, तो उनको लोक देवता कहते हैं। नक्काशी पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला जो कलात्मक जो कार्य होता है ना, उसे नक्काशी कहते हैं। अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। तो करणी माता का जो मंदिर है वहां पे चूहे पाए जाते हैं, सफेद चूहे जिनको काबा बोला जाता है। और करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, बापू जी, जसनाथ जी। तो बापू जी को हम ऊंटों के देवता के रूप में पूजते हैं। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर रंग के अंकन से ब्लू पोट्री का निर्माण होता है। ब्लू पोट्री मतलब ब्लू रंग, तो नीला रंग। तेजा जी ने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो यहाँ पे आ जाएगा गाय, या हम बात करें गोधन, मतलब गायों के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे तेजा जी ने। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? हमने बात की गणगौर, गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। पश्चिम राजस्थान में कितनी बोलियां हैं? नाम लिखिए। हमने बात की थी राजस्थान में भाषा बोली होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा और पूर्वी राजस्थानी भाषा। तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा में हमने 4 बोलियां देखी थी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, ठीक है। रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक के रूप में क्यों जाना जाता है? ठीक है, हमने पढ़ा था पूरा। राजस्थान में मनाए जाने वाले विशिष्ट त्योहारों की जानकारी दीजिए। जितने भी हमने त्योहार पढ़े सारे पढ़े। अब बात करें चिंतन प्रश्न की तो हमारे गांव में अब लोक कला मेले पहले से कम क्यों दिखाई देते हैं? हमें अपनी पुरानी कला और संस्कृति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? वर्तमान समय में देखें तो हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में हम देखते हैं मेले का आयोजन होता है, कोई सामाजिक कार्य होता है, तो उसमें जो जन भागीदारी होती है ना, उसका मतलब अंश जो होता है वो कम होता है। मतलब जन भागीदारी कम पाई जाती है, मतलब लोगों की जो संख्या है वो कम हो गई है। अब उसके पीछे का कारण क्या है? तो लोगों ने मतलब अपने जो कार्य थे समाज के अंदर, जो भागीदारी थी उसको कम कर दिया है, ठीक है। और लोगों में वर्तमान में जन जो भावना है वो भी कम हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि पुराने समय में हम देखते थे कि पुराने समय में हमारे पास में मतलब जो ज़्यादा मतलब आस-पास में बैठते थे लोग, बातें करते थे, लेकिन वर्तमान काल में आस-पास में कोई बैठता नहीं है, ठीक है। जिसके कारण
जन भागीदारी में कमी आई है। और हम बात करें, हम अपनी जो पुरानी संस्कृति है या कला है उसको कैसे बचा सकते हैं, तो वो तभी बच सकती है जब जन भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है? आस-पास में लोग जागरूक होंगे, ठीक है? सभी मिलकर के काम करेंगे, ठीक है? और जो भी आयोजन होते हैं या फिर कोई भी त्योहार होता है या कोई मेला होता है, क्योंकि कहीं पे भी गाँव कस्बे में जो भी मेला होता है, वहाँ पे जो मंदिर होता है, ठीक है? उसके साथ जो मतलब जो भी कार्य होते हैं, मेले वाला कार्य हो, जन भागीदारी का जो कार्य हो, तो वहाँ पे सभी को मिल कर के मतलब समाज को एक साथ में रह कर के मतलब उसके प्रति जो भी निर्णय है वो लेने पड़ेंगे, क्या कार्य करना है वो निर्णय लेने पड़ेंगे और उसी के साथ ही सभी को मिल कर के कार्य करना पड़ेगा, तभी हम अपनी कला और संस्कृति को बचा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा अध्याय था, अध्याय 9। अध्याय 10 जो हमने पूरा कर लिया है, जिसका नाम था लोक संस्कृति एवं कला, ठीक है? अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला हमने पूर्ण कर लिया है। इससे पहले हम 9 अध्याय पढ़ चुके हैं, जो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये अध्याय खत्म होता है, समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और सभी को जय हिंद, जय भारत।